जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीन श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे। बढ़िया, जानदार, शानदार, लाजवाब पढ़ाई चल रही है। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर है। असलम जी, बिल्कुल। जय हिंद। अवनीश जी, खुशी जी, विश्वास जी, पंकज जी, रिया, सभी बच्चों, शुभम, हर्ष, विष्णु, श्रेयांश, जय, सभी को जय, सार्थक, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मराठा। तो मराठा में हम लोग देखे थे छत्रपति शिवाजी महाराज को देख रहे थे। और जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने पुरंदर की संधि देखी थी और शिवाजी वहां से क्या हुए थे, वापस आ गए थे। और जब तक शिवाजी जिंदा थे तब तक मुगलों पर अटैक करते थे। ठीक, तो यहां तक की बातें कर लेते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले पॉइंट की बातें कर लेते हैं। मतलब शिवाजी महाराज के नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। मतलब मराठा एम्पायर का क्या शेष भाग देखते हैं हम लोग। यानी क्या रिमेनिंग पार्ट देखते हैं हम लोग इस क्लास में। ठीक, शिवाजी के अर्निंग के दो सोर्स होते थे। शिवाजी के, अगर हम प्रशासन की बात कर लेते हैं, शिवाजी के आय के दो स्रोत थे। एक तो होता था चौथ, ठीक, तो दो तरह के आय होते थे। मराठों के दो आय होते थे। तो इनकम के दो आय होते थे। एक होता था चौथ। चौथ क्या होता था, ध्यान समझिएगा। मराठों की आय के दो स्रोत होते थे। एक होता था पहला क्या, चौथ। ठीक, पहला होता था चौथ। चौथ की बात कर ली, कलेक्ट किया जाता था किससे, अन्य राज्यों से। किससे, अन्य राज्यों से वसूला जाता था। कितना वसूला जाता था, तो 1/4, यानी 1/4 टोटल ऑफ इनकम, कुल आय का पड़ोस से एक चौथाई वसूला जाता है। उसे कहते थे चौथ। चौथ का मतलब एक चौथाई। मतलब जितना, अगर आपके पास 100 रुपए इनकम है, किसी व्यक्ति का 100 रुपए इनकम है, तो 25 रुपए मराठा लोग ले लेते थे। क्यों लेते थे भाई, क्या दिक्कत थी, क्या समस्या थी, क्या मेन बातें थी। तो जो व्यक्ति क्यों लेते थे, ताकि मराठा उनके ऊपर आक्रमण ना करे, टू अवॉइड द इन्वेजन ऑफ मराठा, मराठा उनके ऊपर अटैक ना करे, इसलिए चौथ वसूला जाता था। क्या समझिएगा, चौथ। फिर से देख लीजिए, मराठा दो तरह से शिवाजी पैसा वसूलते थे। एक तो होता था चैत, पैसा वसूलते थे का मतलब कर के रूप में लेते थे। तो चौथ, चौथ पड़ोसी राज्य, जैसे हैदराबाद का निजाम, जैसे अन्य सारे लोगों से, ठीक, इन सबसे शिवाजी चौथ वसूला करते थे। फिर से देख लीजिए, चौथ क्या होता था, अन्य राज्यों से वसूला जाता था। कितना, टोटल एक चौथाई भाग। कौन वसूलते थे, शिवाजी महाराज वसूलते थे, मराठों के आक्रमण से बचने के लिए। तो ये होता था चौथ। दूसरा एक जो वसूलते थे उसे कहते थे क्या, सरदेशमुखी। टोटल कितना, 1/10। किससे वसूलते थे, तो सरदेशमुखी इकट्ठा करते थे शिवाजी। क्यों वसूलते थे, क्योंकि सरदेशमुखों के प्रधान थे शिवाजी। और किससे वसूलते थे, तो मराठों से वसूलते थे। मराठों से वसूलते थे। ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो मराठों से वसूलते थे कौन, छत्रपति, हेड ऑफ सरदेशमुख। सरदेशमुखों का प्रमुख होने के कारण इनसे वसूलते थे कौन, शिवाजी महाराज। तो चौथ और सरदेशमुखी दो तरह की चीजें वसूलते थे। सभी का क्लियर है, चौथ क्या होगा। एक बार बता दीजिए, सभी का क्लियर है, चौथ क्या होगा, सरदेशमुखी क्या होगा। चौथ 1/4, सरदेशमुखी 1/10। सभी का क्लियर है, बता दें सारे बच्चे। चलिए, प्रदीप क्लियर सर, सोयाल क्लियर सर, शुभम क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, राणा वासुदेव क्लियर सर, आदित्य क्लियर सर, सभी का क्लियर, क्लियर 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 क्लियर, वेरी गुड बच्चे। अब आते हैं शिवाजी के, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। शिवाजी का प्रशासन, शिवाजी का प्रशासन प्रमुख थे कौन, शिवाजी प्रशासन के लिए हेड कौन थे, शिवाजी महाराज प्रशासन के हेड।
और शिवाजी की सहायता के लिए क्या होती थी, मदद करने के लिए अष्टप्रधान होती थी। अष्टप्रधान, अष्टप्रधान में अगर बात करोगे तो 8 लोगों की टीम होती थी, मतलब एक तरीके से मंत्री परिषद कह सकते हो समझने के लिए कि अष्टप्रधान होते थे शिवाजी की मदद के लिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट होता था किसका, तो प्राइम मिनिस्टर का, यानी पीएम का सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट होता था। प्रधानमंत्री का पोस्ट सबसे महत्वपूर्ण होता था। और प्रधानमंत्री के रूप में कौन होता था, पेशवा होते थे, पेशवा। अब ये 8 के 8 प्रधान आपको याद करना है। हाँ, शिवाजी मराठों से वसूलते थे। चौथ नहीं, सरदेशमुखी, सरदेशमुखी केवल मराठों से वसूला जाता था, चौथ पड़ोसी राज्यों से। ठीक है, चलो फिर से जान लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो चौथ क्या होते थे, कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसी के आगे है। चौथ शिवाजी पड़ोसी राज्यों के इनकम का 1/4 वसूलते थे। क्यों वसूलते थे, ताकि मराठे उनके ऊपर आक्रमण ना करे, तो इसलिए चौथ वसूलते थे। सरदेशमुखी क्या होता थे, मराठों से वसूलते थे, और ताकि भाई सिंपल सा लॉजिक, अगर आप चाहते हो कि हम आपके ऊपर अटैक ना करें तो हमें इतना इतना देते रहो, ऐसे कह लीजिए, एक तरीके से रंगदारी कह सकते हैं समझने के लिए। सरदेशमुखों का प्रमुख थे, इसलिए 1/10 वसूलते थे, ठीक, मराठों से। अब आते हैं इनके अष्टप्रधान में कौन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है शिवाजी के अष्टप्रधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें भी कौन इंपॉर्टेंट हो गया वो भी मैं आपको मार्क कर दूंगा, ठीक। नवरत्न अकबर के दरबार में थे, नवरत्न चंद्रगुप्त II के दरबार में, ठीक है। ये अष्टप्रधान 8 पदों पर नियुक्त व्यक्ति थे, ठीक है। चलिए अब देख ले पेशवा। पेशवा कौन होते थे, प्रधानमंत्री। सरे नौबत कौन होता था, सेना का अधिकारी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट होती थी सरे नौबत, दूसरा दबीर सुमंत। पहला फिर से जान लीजिए, सर ए नौबत। सर ए नौबत क्या होता था, द सुप्रीम ऑफिसर ऑफ आर्मी। पेशवा क्या होता था, प्राइम मिनिस्टर होता था। दबीर या सुमंत क्या होता था, विदेश मंत्री, जो फॉरेन मिनिस्टर होता था। अमात्य मजुमदार क्या होता था, वित्त मंत्री होता था। ये फाइनेंस मिनिस्टर होता था, फिनांस मिनिस्टर, ठीक। दबीर या सुमंत क्या होता था, फॉरेन मिनिस्टर होता था। ये 4 पोस्ट हो गए, पेशवा, प्राइम मिनिस्टर। सर ए नौबत क्या होगा, सेना का सर्वोच्च दर्जा, सुप्रीम ऑफिसर ऑफ द आर्मी। दबीर या सुमंत, पेशवा जो होते थे। ये कई बार पूछा गया, ठीक, ये कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिए कई बार। कि सुमंत कौन होता था, तो सुमंत होता था विदेश मंत्री शिवाजी का। हाँ, पेशवा एक पोस्ट है बेटा, पेशवा इज ए पोस्ट। पेशवा एक बहुत बड़ा पद होता था, जो पीएम का पोस्ट होता था। तो इसमें अगर सब भूल जाना कोई दिक्कत नहीं है, 3 पद याद रखना, बाकी मैं आपको बता दूं। अमात्य मजुमदार वित्त मंत्री होते थे। वाकिया नवीश, वाकिया नवीश क्या होते थे, गृह मंत्री। यानी वाकिया नवीश क्या होते थे, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री थे, तो घरेलू कामों को देखते थे। सुरनिस या चिटनिस, चिट, चिट मतलब जानते हो ना, कहते ना कि जरा नकल मारने के लिए थोड़ा चिट लेते जाना। चीटिंग से चिट निकला, चिट से चीटिंग निकलता है, चिट कहते ना। तो नकल मारना तो चिट ले जाना, थोड़ा सा कॉपी का पेज ले जाना, तो कॉपी का पेज वही हो जाता है। तो राजकीय पत्राचार का काम करना। सुरनिस या चिटनिस स्टेट करस्पॉन्डेंस होता था, स्टेट करस्पॉन्डेंस होता था सुरनिस या चिटनिस। पंडिता राव, शिवाजी के समय में पंडिता राव की एक पोस्ट होती थी, और ये धार्मिक मामलों का हेड होता था पंडिता राव, ठीक। पंडिता राव क्या होता था, हेड ऑफ द रिलीजियस अफेयर, धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। और आखिरी होता था क्या, न्यायाधीश। आखिरी क्या होता था, न्यायाधीश। ये शिवाजी के क्या थे, अष्टप्रधान थे। आपको कितना याद करना, सिर्फ 3 याद करना है। पूरा याद हो जाए तो टू गुड, नहीं याद हो तो 2 आपको याद कर लेना है, ठीक। पंडिता राव, अवश्य देख लीजिए पंडिता राव। पंडित जी लोग को देखोगे तो पंडित जी लोग क्या करते हैं, धर्म के मामले के रिलीजियस होते हैं, धर्म मामलों के प्रमुख हो गए, तो ऐसे याद हो गया। देखो चिटनिस, चिटनिस का मतलब चिट ले जाना, राजकीय पत्राचार, ये भी याद हो गया। वाकिया नवीस, गृह मंत्री होता था, गुप्तचरी का भी काम करते थे कई लोग। दबीर या सुमंत, विदेश मंत्री होते थे। इन्हीं तीनों को याद करना। सरे नौबत, सर्वोच्च अधिकारी, ये 2 तो आपको मिनिमम आपको याद होना ही चाहिए, ठीक। बना दिया इंपॉर्टेंट के लिए, क्या मार्क कर दिया, और स्टार बना दें, ये लो भाई, अब ठीक है, ठीक है। हाँ, चलिए आगे की तरफ चलते हैं।
और बात कर ले शिवाजी के प्रांतीय प्रशासन। शिवाजी के प्रांतों को 4 भागों में बांटा गया, कहीं कहीं 3 भाग भी मिलता है। हाँ, मर्जी आपकी है, आप लिखे ना लिखे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दबीर या सुमंत की अगर बात कर ले, शिवाजी के प्रांतीय प्रशासन की बात कर ले तो उत्तरी भाग होता था, दक्षिणी भाग होता था। उत्तरी भाग में मतलब कहां से कहां तक, तो सूरत से लेकर पूना तक ये जो क्षेत्र होता था ये उत्तरी भाग कहलाता था। और इसका मोरोपंत पिंगले कौन होते थे, हेड बनाया गया था इनको। इसका जो प्रमुख बनाया गया था, मतलब इसकी जिम्मेदारी जो दी गई थी अधिकारी, ये थे मोरोपंत पिंगले। तो नॉर्थ के मोरोपंत पिंगले। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की बात कर लें, साउथ वेस्ट एशिया जोन की बात कर लेंगे, तो कोस्टल एरिया होता था, यानी तटीय क्षेत्र जिसे कहते हैं, जिसे तटीय क्षेत्र का दर्जा दे सकते हो। अन्नाजी दत्तो यहाँ के लीडर थे दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के। और बात कर लेते हैं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र की बात अगर करोगे तो कोल्हापुर, सांगली, सतारा, ये जो क्षेत्र होता था कोल्हापुर, इसके अर्थ थे दत्तोजी पंत। साउथ ईस्टर्न क्षेत्र कर्नाटका, ये बाद में आता, दक्षिणी क्षेत्र कर्नाटका बहुत बाद में। शिवाजी कर्नाटक का युद्ध करते हैं और सबसे आखिरी युद्ध शिवाजी का यही था, कर्नाटक का युद्ध। सर ये सब याद करना, मर्जी आपकी है। तो इसका कौन था, रघुनाथ पंत। रघुनाथ पंत इसका हेड था दक्षिणी पंत। ठीक, शिवाजी के उत्तराधिकारी तो ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज की बातें यहां तक की हो गई। हाँ, साउथ में शिवाजी कहते हैं, ऐसे साउथ ऐसे शिवाजी, तो साउथ में हो जाते कौन, शिवाजी महाराज। तो शिवाजी को तो आप यहाँ को याद करना ही करना है, बाकी आप जितने भी हैं उतने काम के नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा करे तो बना लीजिए। संभाजी की बात कर लेते हैं। तो 1680 से लेकर 1689 तक का टाइम होता है किसका, संभाजी महाराज का। ठीक है, कौन थे, तो शिवाजी के पुत्र थे। इन्होंने बैठते सबसे पहले अष्टप्रधान का पद समाप्त कर दिया। बोला अष्टप्रधान, ठीक, विशाल बाद में लिख लेना, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये बाद में नोट कर लेना, ठीक है बेटा, टॉपिक के बाद लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, ये टॉपिक 2-3 बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए, ध्यान सुनिएगा, 2-3 बार अभी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। शिवाजी के पहले शिवाजी के पहले कोई मराठा एम्पायर बनता ही नहीं है, ठीक है। शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले एक मनसबदार थे, बस एक सूबेदार के रूप में काम करते थे, कोई मराठा एम्पायर नहीं बनता है। मराठे लोग थे, बिखरे बिखरे थे, कोई एम्पायर नहीं बनता, ठीक है। एम्पायर बन जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो एम्पायर नहीं बनता है, छोटे छोटे थे, बिखरे हुए थे, इस तरह की बातें हो जाती है। ठीक, क्लियर नितिन। चलिए, अष्टप्रधान के पद को शिवाजी क्या करते हैं बेटा, समाप्त करते हैं। एक बैटल होता है संगमेश्वर का युद्ध। संगमेश्वर का युद्ध 1689 में होता है, संभाजी और कवि कलश वर्सेस कौन, मुबारक खान। ठीक, मुबारक खान कौन था, मुबारक, तो मुबारक जो था ठीक, मुबारक ने क्या किया था, मुबारक ये कौन था, औरंगजेब का कमांडर था, औरंगजेब का कमांडर था। औरंगजेब ने इसे भेजा था किसको, मुबारक को, कि जाओ भाई। तो संगमेश्वर नामक स्थान पर संभाजी महाराज और कवि कलश के बीच युद्ध हुआ, और इस युद्ध में मुबारक के बीच युद्ध हुआ। विजेता कौन हो जाता, मुबारक, विक्ट्री किसकी हो जाती है, मुबारक की, ठीक है। विजेता कौन हो जाता बेटा, मुबारक। और जब मुबारक विजेता हो गया तो इसमें 2 नाम आपको दिख रहे हैं, साहू जी महाराज और येसुबाई। साहू जी कौन थे भाई, ये संभाजी के पुत्र थे, संभाजी के पुत्र थे, संभाजी के पुत्र। और येसुबाई कौन थी, ये संभाजी की पत्नी थी, संभाजी की पत्नी थी। ठीक, इन दोनों को औरंगजेब ने क्या कर लिया, बंदी बना लिया। इन दोनों को औरंगजेब ने क्या कर लिया, बंदी बना लिया, ठीक है। उनकी पत्नी और उनके बच्चे को क्या करते हैं, बंदी बना लेता है। चलो भाई, अब बंदी जब बना लिया तो शिवाजी की जो दूसरी पत्नी थी, ऐसे कह लीजिए ताराबाई, ताराबाई ने क्या किया,
ताराबाई अपने नाबालिग बेटे शिवाजीदित्य को क्या कर लेती हैं, सॉरी ताराबाई हो जाती हैं। ताराबाई ने क्या किया, उधर राजाराम और ताराबाई दोनों के बीच में युद्ध होना शुरू हो जाता है। मैंने क्या बोला बाद में नोट कर लेना बेटा। इतना लाइन है तो स्पीड आपकी थोड़ी सी तेज कर लो। यही तो लिखना, संभाजी कवि कलश शिशुबाई ताराबाई को बंदी बना लिया। इसको बाद में नोट कर लेना, जरूरी है साथ साथ में हर दिन नोट करना। एक आध दिन खुद से भी बाद में भी नोट कर सकते हो, जरूरी थोड़ी कि हर दिन एकदम साथ ही साथ नोट करोगे। एक आध दिन बाद में नोट कर लेना, ठीक है भाई, ठीक है बेटा। अब ठीक है, आगे चले। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर। तो राजाराम का टाइम कितना होगा, 1689 से लेकर कितना 1700 तक। ठीक, ये गद्दी पर बैठता और इसने एक नया पोस्ट शुरू की, प्रतिनिधि की। कौन सी पोस्ट शुरू की, प्रतिनिधि की पोस्ट से स्टार्ट किया, नया पोस्ट। ठीक, प्रतिनिधि का एक नया पोस्ट स्टार्ट किया। और इसके बाद में तो प्रतिनिधि का पोस्ट स्टार्ट करने वाला कौन हो जाएगा, राजाराम। ये सब इतने काम के नहीं, इन सबको अगर याद करोगे तब भी ठीक है, नहीं याद करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बोला नहीं सबको याद करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, शिवाजी महाराज को आपको याद करना है। तो ये सब फालतू वाले मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक, इसके बाद आते हैं शिवाजी द्वितीय। शिवाजी के द्वितीय के बाद में वास्तविक शक्ति किसके हाथों में आ जाती है, ताराबाई के हाथों में। किसके हाथों में आ जाती है, ताराबाई के हाथों में। ठीक, शिवाजी द्वितीय के टाइम की अगर बात करोगे तो बहुत थोड़े समय के लिए गद्दी पर बैठता है। थोड़े समय के लिए मतलब क्या, तो 1707 से लेकर के कब तक, तो 1700 से लेकर 1707 तक गद्दी पर बैठेगा। अब शिवाजी द्वितीय, अब इसके बाद में देखोगे औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब जब मर गया, मतलब इनके टाइम में शिवाजी द्वितीय का समय चल ही रहा था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हो गई तो उसने साहू को आजाद कर दिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु के बाद नया शासक बहादुर शाह सेकंड, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम बना। और ये बनते ही इसने क्या किया, साहू जी को आजाद कर दिया। बहादुर शाह शासक बना, साहू को आजाद किया। कारण क्या था, आजाद करने का कारण क्या था, इसका कारण यह था कि मराठा आपस में लड़ेंगे, मराठा आपस में लड़े। मराठों की हार का सबसे बड़ा कारण जानते हो, यही था, सबसे बड़ा कारण यही था। ताराबाई का बेटा था, ठीक, सबसे बड़ा कारण यही था। ठीक, हाँ, राजाराम की पत्नी थी, राजाराम की पत्नी थी ताराबाई। किसकी पत्नी थी, राजाराम की पत्नी थी, राजाराम की पत्नी थी ताराबाई। अपने बेटे राजाराम की जो पत्नी थी, उन्होंने अपने बेटे को ही, थोड़े समय तक ठीक चल रहा था, गद्दी पर बैठा देती है किसको, शिवाजी द्वितीय को। ठीक, राजाराम की पत्नी थी ताराबाई। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। राजाराम की पत्नी थी ताराबाई। ठीक, लिख दे, लो भाई लिख दे रहा। राजाराम की पत्नी जो ऊपर है, राजाराम की पत्नी। ठीक, ताराबाई को गद्दी पर बिठा देती है। गद्दी पर बिठाते ही तुरंत साहू जी इधर आ जाते हैं। बहादुर शाह ने किसको, इसे आजाद कर दिया। और आजाद कर दिया कि मराठे आपस में लड़ेंगे, और हुआ भी वही। साहू आते ही तुरंत खेड़ का युद्ध कर लिए। कौन सा युद्ध, खेड़ का युद्ध कर लिए 1707 में। किसके, साहू जी बनाम ताराबाई। विजेता कौन हुए, साहू जी। और ताराबाई को हारने के बाद कहानी ताराबाई की हो जाती है खत्म। ताराबाई की कहानी हो जाती है खत्म, मतलब पूरी तरह से कह लीजिए लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक, ताराबाई अपने पुत्र के साथ पन्हाला चली गई। ताराबाई
अपने पुत्र के साथ पन्हाला चली गई। ठीक, और जब पन्हाला चली गई तो विजेता कौन हो गया? साहू जी। विजेता कौन हो गया बेटा? साहू जी। अब साहू जी गद्दी पर बैठे, अंतिम पेशवा कैसे, अंतिम छत्रपति कह सकते हो। 1707 से लेकर 1748 तक अंतिम छत्रपति कह सकते हो साहू जी महाराज को। इन्होंने सारी जो पावर थी, साहू जी महाराज बन गए, इन्होंने अपनी सारी पावर दे दी धीरे धीरे करके पेशवा को, और अंतिम छत्रपति आपके माने जाते हैं कौन? साहू जी महाराज। साहू जी की अपनी वाइफ से क्यों लड़े यार? गद्दी एक ऐसी चीज होती है ना, गद्दी एक ऐसी चीज होती है कि गद्दी के लिए कोई किसी का भला नहीं करता है, तो अपने पति से लड़ती नहीं है, बल्कि उनके पति की मृत्यु हो जाती है, और ये आपस में लड़ते हैं भाई भाई। शिवाजी के मृत्यु को कहा जाता है शिवाजी को उनकी पत्नी ने ही जहर दिया था, तो क्या कह सकते हैं, सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं, तो आपस में लड़ते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है बेटा। तो साहू जी महाराज को अंतिम छत्रपति कहते हैं, मतलब अंतिम शिवाजी महाराज के अंतिम वंश होते हैं कौन? साहू जी महाराज। अब इधर साहू जी महाराज का साम्राज्य खत्म हो गया, फिर शासन हो गया किसका शुरू? पेशवा का रूल। मतलब जो पेशवा का रूल था वो शुरू हो गया, पेशवा। और पहले पेशवा बनते हैं कौन? बालाजी विश्वनाथ। यहां तक क्लियर है? पीछे वाला क्लियर है? एक बार बता दीजिए, सभी बच्चे बता दीजिए, सभी का क्लियर है पीछे ना? सभी का क्लियर है? एक बार बता दीजिए सारे बच्चे। हाँ बिल्कुल, चेयर के लिए बिल्कुल असलम कह सकते हो, अपने ने अपने का खून पिया। बिल्कुल, आसीन, रालिका, कनिष्का, हर्ष, पूनम, प्रदीप, विशु, निधि, संदीप, अमित रंजन, राणा, वासुदेव, संदीप, सूरज, असलम, कनिष्का, ऋषिकेश, नालिन, श्वेता, सोयाल, आनंद, बहुत बढ़िया, धीरज, वेरी गुड, आशीष, सभी का क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं पेशवा का शासन शुरू हो जाएगा। पेशवा मतलब छत्रपति के अंडर में ही पेशवा बने। ठीक, हाँ बेटा और कौन किसका टेंशन ना लो यार, छोड़ दो उसको, बेटी बेटा से मतलब नहीं, बस इतना याद करो शिवाजी का बेटा कौन था? संभाजी महाराज। बस इतना याद कर लो, बाकी छोड़ दो, बेटा बेटी कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको बोला ना, इसमें नितिन आपको टेंशन लेना ही नहीं है कि ये सब ऐसे पोर्शन होते हैं ना, कौन किसका बेटा है, कौन किसका क्या कर, उससे कोई मतलब ही नहीं है। ये चैप्टर ऐसे होते हैं कि जिनको आपको एग्जाम के समय रिवीजन में भी नहीं रखा जाता है। मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज को रख लेना, बस बात खत्म, इससे ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इसमें इतना टेंशन नहीं लेना कि आपको कौन किसका बेटा है, कि मुगल काल नहीं पढ़ रहे हो या गांधी नहीं पढ़ रहे हो कि कौन किसका बेटा है, कौन क्या है। मराठे है, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है बेटा। हाँ बस इसको वैसे ही पढ़ना सभी बच्चों को। साउथ इंडिया नहीं, साउथ इंडिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको पहले बोल दिया नहीं इंपॉर्टेंट है, मैं आपको शुरू से बता रहा हूं। और ये आपको मजबूरी है इसलिए पढ़ा रहे हैं कि भाई कभी कभी भूले भटके एक आध सवाल आ जाता है, और उस सवाल को ध्यान में रखते बस पढ़ाया जा रहा है, अदरवाइज ये कोई काम का नहीं है। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे पूछ लेता फाइटर पेशवा किसे कहते हैं, बस वही आपका सीधे सवाल होता है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है, मराठे लोग कौन थे? चित्पावन ब्राह्मण हुआ करते थे। कौन थे? चित्पावन ब्राह्मण। ब्राह्मणों में अपने आप को उच्च कोटि का ब्राह्मण समझते थे। ठीक, ये अपने आप को उच्च कोटि का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो आपको मॉडर्न सारा कंप्लीट करवा। चित्पावन ब्राह्मण ये थे अपने आप को। ये कौन थे? साहू जी के सेनापति थे। सेनापति का मतलब जानते ना, प्राइम मिनिस्टर थे, सेनापति या प्राइम मिनिस्टर। साहू जी द्वारा नई पोस्ट बनाई गई थी, सेनापति, सेना कार्ते कर लीजिए, नई पोस्ट बनाई गई थी, इनके लिए एक स्पेशल पोस्ट बनाई गई थी। चित्पावन ब्राह्मण माने जाते हैं, तो ये कह लीजिए। ठीक, चले
इन्होंने साहू जी के सेनापति थे, इन्होंने साहू जी को छुड़वाया था, ऐसे कह लीजिए। इसके बाद आ जाते हैं बाजीराव फर्स्ट, इसे कहते हैं लड़ाकू पेशवा, ये आपके काम के हैं। मराठा साम्राज्य का स्वर्ण काल, इनकी पत्नी का नाम था मस्तानी। मस्तानी कहाँ की रहने वाली थी, याद आ गया होगा, बाजीराव मस्तानी। लड़ाकू पेशवा इन्हें कहते हैं, कौन सा, तो फाइटर पेशवा के नाम से फेमस है लड़ाकू पेशवा। एकमात्र उस समय का एकमात्र योद्धा, मतलब कहते हैं बाजीराव, कहते हैं चीते की चाल बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर शक नहीं करते हैं, सुना है ना, चीते की चाल बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर शक नहीं करते हैं। बाजीराव नंबर 1 थे, नंबर 1 था, नंबर 1 ही रहेंगे। एकमात्र पेशवा, उस समय का एकमात्र शासक जो कोई युद्ध नहीं हारे, कोई युद्ध हारा ही नहीं बंदा, वो कौन था, बाजीराव फर्स्ट। एकमात्र पेशवा, एकमात्र उस समय का एकमात्र योद्धा जो कोई भी युद्ध नहीं हारा, युद्ध नहीं हारा, एकमात्र युद्ध। हाँ, फिल्म वाली वही बाजीराव मस्तानी है। तो वही है बाजीराव मस्तानी वाला, मतलब एकमात्र युद्ध। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो मस्त वाले पेशवा थे। हाँ, संभाजी के पेशवा हैं, पेशवा तो है ही, योद्धा की बात कर रही है, अभी तो संभाजी के पेशवा चल रहे हैं। 1748 तक जो भी होंगे ये संभाजी के ही पेशवा होंगे। ठीक, हाँ, संभा नहीं, साहू जी, संभा कहाँ आएंगे, संभा कहाँ आ गए, चलिए आते इनका टाइम पीरियड भी लिख लें, 1720 से 1748, 1740 इसके पेशवा हो जाएंगे। लो लिख दे रहे हैं, साहू जी के पेशवा। संभाजी नहीं, संभाजी शिवाजी के पुत्र हैं बेटा, साहू जी के पेशवा। अच्छा बताओ, साहू जी के पेशवा। मस्तानी कहाँ की रहने वाली थी, मस्तानी कहाँ की रहने वाली थी, बड़ा फटाफट बताओ जरा, मस्तानी कहाँ की रहने वाली थी। अरे यहाँ देखो क्या लिखा है यार, किसने कहा अकबर ने नहीं आ रहा था, कौन कह रहा था, विश्व। ये देखो क्या लिखा, उस समय अकबर था, 1720 में अकबर नहीं था ना, टाइम पीरियड देखा करो। 1700 में अकबर नहीं थे, मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है थोड़ी देर के लिए, अभी उसका पार्ट है। ठीक, और अकबर ने हारा नहीं था, तो ऐसा नहीं कि एकमात्र युद्ध सारा जीत ही लिया था। महाराणा प्रताप से अकबर का जो युद्ध था वो अनडिसाइडेड था, पूरी तरह से जीता नहीं था, क्योंकि महाराणा प्रताप को मार नहीं पाता है ना। ठीक, हाँ, इसकी एक और पत्नी थी काशी, चलो वो भी लिख देते हैं भाई, एक और पत्नी लिख देते काशी बाई। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बच्चे, किसका आंसर है, हर्ष का, बहुत बढ़िया, काशी बाई। एक और पत्नी थी मस्तानी एंड काशी बाई, और काशी, कौन सा, काशी बाई। ठीक, अब ठीक है, मूवी कम देखा करो हर्ष। मस्तानी कहाँ की रहने वाली थी, बताओ फटाफट जल्दी से, आंसर नहीं आया। ठीक, अरे भाई कई स्टेप आगे निकल गए हम लोग, कई स्टेप आगे निकल गए। संभाजी महाराज के बाद शिवाजी के बाद आते हैं संभाजी, संभाजी के बाद ताराबाई, ताराबाई के बाद शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय के बाद आ गए कौन, साहू। कई स्टेप आगे निकल चुके हो बेटा आप। ठीक, टाइम पीरियड कोई नहीं याद करना है, कुछ भी नहीं याद करना है। देखो अखिल का आंसर आ गया बुंदेलखंड, बहुत बढ़िया। पंकज का आंसर आ गया बुंदेलखंड, बहुत बढ़िया।
मस्तानी कहाँ की रहने वाली थी? बुंदेलखंड। कहाँ की? बुंदेलखंड। कहाँ की रहने वाली? बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड की, हाँ बुंदेलखंड की राजकुमारी थी। ठीक, कुछ लोग कहते हैं कि इनकी जो माता थी, हाँ इनकी माता थी मुस्लिम थी, मुस्लिम मानी जाती हैं, ठीक है, तो उनसे उत्पन्न हुई थी। पिता इनके छत्री थे ही। और बात कर लेते हैं सकूर खेड़ का युद्ध 1724 में मुबारिज खान वर्सेस बाजीराव। विजेता कौन हो जाएंगे? बाजीराव। विक्ट्री कौन हो जाएंगे? बाजीराव। एक सकूर खेड़ का युद्ध होता है, बाजीराव और इनके बीच में विजेता कौन होते हैं? बाजीराव। ठीक, और बातें कर लेते हैं। बाजीराव ने किस किस से वसूला? बाजीराव ने निजाम से चौथ वसूला। 1737 में बाजीराव दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं, केवल 500 घुड़सवार सेना के साथ दिल्ली पर चढ़ाई कर देते हैं। आक्रमण की जगह यहां पर चढ़ाई कर दीजिए, ठीक रहेगा। दिल्ली पर आक्रमण, दिल्ली पर आक्रमण की जगह चढ़ाई कर दीजिएगा। चलो रहने दो, आक्रमण ही रहने दो। तो दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं, ठीक है। बाजीराव कहां पर आक्रमण कर देते हैं? दिल्ली पर आक्रमण कर देते हैं। कितने? 500 घुड़सवार के साथ। ठीक, उस समय शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीले का टाइम कितना होता है? आपको याद होगा 1719 से लेकर के 1748 तक हमने बताया। काशीबाई तो मराठा ही थी, काशीबाई मराठा ही थी, ठीक। और 1740 में क्या हो जाती है? बाजीराव जी के डेथ में। कहां पर? तो रावड़ नदी के पास। कहां पर? तो नर्मदा नदी के पास। रावड़ के पास। कहां पर? नर्मदा। रावड़ कहां है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? बाजीराव जी की। रावेड़ नदी के पास। कहां पर? नर्मदा नदी के पास। तो ये हो जाती है आपकी सभी का क्लियर है? क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। रीजन अब जैसा मूवी में दिखाया गया ऐसा नहीं था। रीजन हेल्थ इशू था, तो हेल्थ इशू की वजह से ऑल हिस्ट्री। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, वेरी गुड बच्चे। चलिए अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। इसके बाद जितने भी आते हैं सब उतने काम के नहीं थे, बस नाम नाम गिनवा करके चले गए। जैसे आते हैं कौन? बालाजी बाजीराव। अन्य नाम इनका क्या था? नाना साहब। इन्हीं को नाना साहब कहते हैं और इन्हीं को नाना साहब कहते हैं, ठीक है। अन्य नाम इनका नाना साहब था। इन्हीं के समय, बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। और पानीपत का तृतीय युद्ध किसने देखा था? काशीराज पंडित ने देखा था। और ये युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था, ठीक। किसके किसके बीच? तो अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच? सदाशिवराव बनाम सदाशिवराव और विश्वासराव के बीच में होता है, ठीक। और इसे विजेता कौन होता है? अहमद शाह अब्दाली। क्या हो जाता है? इसे विजेता हो जाता है। और इस अभियान में कहा गया, जो अहमद शाह अब्दाली में कहा गया, 2 मोती विलीन हो गए, चांदी की मोहरें तो काउंट ही नहीं की जा सकती। इसके बाद आते हैं कौन? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय युद्ध होता है और पूरा मराठों की कहानी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, ठीक। इसके बाद में फालतू 2-3 पेशवा बनते हैं, तो वो सब आपके काम के नहीं है। और मराठों की पूरी कहानी क्या हो जाती है? यहीं से खत्म, ठीक। और ये विजेता। और कहा जाता है कि कोई ऐसा घर नहीं था, कोई ऐसा, ठीक, कोई ऐसा घर नहीं था जिसने अपना किसी न किसी परिवार को ना खोया हो। अहमद शाह अब्दाली का साथ किसने दिया था?
अहमद शाह अब्दाली का साथ अहमद शाह अब्दाली का साथ अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने दिया था। दिया था, ठीक। तो 1857 वाला अलग है, वो नाना साहब अलग है बेटा, वो तो कानपुर वाले थे, वो नाना साहब अलग है। ठीक, सभी का क्लियर। अब मुझे बस एक चीज का आंसर दे दीजिए सारे बच्चे कि आप लोगों का मैंने हैदर अली करवा दिया था कि नहीं, हैदर अली करवाया था कि नहीं, बस इतना बताइए सारे बच्चे। मतलब मैसूर, टीपू सुल्तान, हैदर अली करवा दिया था, आप लोग बता दीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री में करवाया था मैसूर। नहीं, इमाम बाड़ा ये सब नहीं बनवाएंगे। नो, चलिए तो हेडिंग डालिए मैसूर। ठीक, कोई बात नहीं, तो स्टार्ट करते हैं फिर। मैसूर, हेडिंग डालिए मैसूर, इसको साथ साथ बनाते चलिएगा नोट्स। मैसूर, और इसमें शासक कौन हो जाएगा, हैदर अली। हैदर अली, हैदर अली की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसने अपना कैरियर जो स्टार्ट किया था, जीवन स्टार्ट किया था, एक सैनिक के रूप में स्टार्ट करता है, ठीक है ना। एक सैनिक के रूप में, एक सोल्जर के रूप में इसने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, ठीक। एक ये अलग टॉपिक है बेटा। तो इसने अपना कैरियर एक छोटे से सोल्जर के रूप में स्टार्ट किया था, एक छोटे से सोल्जर के रूप में इसने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, ठीक। छोटे से सोल्जर के रूप में, एक सैनिक के रूप में स्टार्ट किया था, सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक। इसने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में स्टार्ट, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं संघर्ष बहुत करते हैं और अपना जीवन बस किसी तरह से स्टार्ट कर लेते हैं, चलो एक सैनिक बनते हैं, बाद में प्रमोशन वगैरह तो होता ही रहेगा, कर्नल बनेंगे, अन्य सारी चीज बनेंगे। पहले कैरियर स्टार्ट होना बेहद जरूरी होता है। अब कैरियर स्टार्ट ही ना हो तो भी ठीक नहीं है ना। इसने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में, सैनिक के रूप में शुरू किया। इसके रूप में स्टार्ट करता है, एक सैनिक के रूप में स्टार्ट करता है, ठीक है। 1855 में, सॉरी 1755 में डिंडीगुल का, डिंडीगुल जो कर्नाटक में है, 1755 में डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त हुआ। ठीक, और बात कर लेते हैं। 1755 में डिंडीगुल एक प्लेस है, तो डिंडीगुल का एक फौजदार नियुक्त हुआ 1755 में, सबसे महत्वपूर्ण बात। और उसी डिंडीगुल में इसने फ्रांसीसियों की मदद लेकर के एक आधुनिक शस्त्रागार डाल दिया, एक आर्मरी डिपार्टमेंट, एक आर्मरी जो है प्रॉपर, एक आर्मरी के लिए, वेपन्स के लिए एक शस्त्रागार बना दिया ने। फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल में
आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की? (1755) में डिंडीगुल में का फौजदार बना और आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना किया। ठीक, आधुनिक शास्त्रागार की क्या कर लेते हैं, स्थापना करते हैं। और बातें कर लेते हैं। हैदर अली के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो क्या था? हैदर अली के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? तो हैदर अली के सामने सबसे बड़ा चुनौती क्या थी? नोट कर लिया सभी ने? हैदर अली के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? हैदर अली के समक्ष समस्या, क्या समस्या आई भाई? हैदर अली के सामने जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो क्या आता है? दो चीजों का। पहला, एक तो देसी, दूसरा विदेशी। दो तरह की समस्या थी। ठीक, एक समस्या क्या थी? देसी, और दूसरी समस्या क्या होगी? विदेशी। अब कहोगे सर देसी समस्या क्या होगी, विदेशी? इंडियन प्रॉब्लम, नेटिव, एंड क्या हो जाएंगे? फॉरेनर। बताओ देसी कौन कौन समस्या उत्पन्न करेंगे हैदर अली के सामने? तो देसी में दो राज्य हो जाएंगे, चैलेंज अगेंस्ट या प्रॉब्लम अगेंस्ट हैदर अली। तो विदेशी में हो जाएंगे कौन? ब्रिटिश, यानी कौन? अंग्रेज। और देसी में हो जाएंगे दो, एक कौन? मराठा, और दूसरे हो जाएगा कौन? निजाम। कौन हो जाएगा? निजाम। निजाम कहां का था? निजाम का क्षेत्र कौन सा था? ठीक, निजाम कहां का था? निजाम कहां का था? ठीक, मराठा। और मराठा हैदराबाद, मराठा। बहुत बढ़िया आंसर सभी का, बहुत बढ़िया बच्चों। अब आते हैं दो समस्या हुई, परिणाम स्वरूप एक चीज आ जाती है, क्या? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच समस्या आ जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं कौन सा? हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद। अंशु, संदीप, प्रदीप, मोहम्मद, नहीं, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। हैदराबाद। श्वेता, एनी, अंकी, सचिन वर्मा, असलम, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। अब इसके सामने दो समस्याएं थी, ये लोग अब इनसे मुकाबला करने के लिए पहला एंग्लो मैसूर वॉर होता है। क्या हो जाएगा? एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर टोटल कितने होंगे? 4। तो सबसे पहले फर्स्ट लिख लेते हैं, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1767 से लेकर के 1767 से 1769 तक। तो किसके बीच? तो हैदर अली वर्सेस ब्रिटिश। फाइनल विक्ट्री कौन होगा? फाइनल विक्ट्री इसमें कौन हो जाएगा? हैदर अली। नहीं चलेगा, तो विक्ट्री का मतलब हो जाएगा विजेता भी यहाँ कोई नहीं होगा, तो इसको विजेता नहीं करना। हैदर अली वर्सेस कौन? अंग्रेज। अब हैदर अली दक्षिण भारत का एकमात्र पर्सन था जो अंग्रेजों को हराता है। दक्षिण भारत का एकमात्र व्यक्ति था जो अंग्रेजों को पराजित करता है। कौन? हैदर अली। एकमात्र व्यक्ति जो अंग्रेजों को हराने का प्रयत्न रखता है वो था कौन? हैदर अली। ठीक,
कौन हो जाएगा? हैदर अली। तो एकमात्र दक्षिण भारत का शासक जिसने अंग्रेजों को पराजित किया वो कौन हो जाएगा? हैदर अली। ठीक। चलिए, अब ये युद्ध बड़े खतरनाक तरीके से चल रहा था। कहां पर है हम लोग? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब इसमें हैदर अली का साथ कौन कौन दे रहे थे देख लेते हैं। हैदर अली का साथ दे रहे थे मराठा। हैदर अली का साथ दे रहे थे कौन? निजाम। और फाइनल विक्ट्री किसकी हो रही थी? अभी हैदर अली। मतलब प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर में कह लीजिए कि पावरफुल कौन था? हाँ, ट्रीटी। अभी आ रहे ट्रीटी वगैरह सब पे आएंगे बेटा। कौन सी ट्रीटी होगी? मद्रास की ट्रीटी। मतलब ऐसे कह लीजिए अभी कौन पावरफुल हो रहा था? तो हैदर अली का पलड़ा भारी था। हैदर अली का पलड़ा क्या था? भारी था। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मद्रास कौन सी बेटा? तो मद्रास की संधि। ये कब होगा? तो 1769 में। और इसका रिजल्ट क्या होगा? तो एंड ऑफ द बिटवीन हैदर अली और किसके बीच में? हैदर अली एंड ब्रिटिश। का रिजल्ट क्या होगा? एंड ऑफ द सेकंड मैसूर वॉर, एंड ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की क्या हो जाएगी? समाप्ति हो जाएगी। ठीक। कौन सा? मद्रास की संधि। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से लेकर के होगा कब? 1784 तक। तो प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर कौन सी संधि से खत्म हो जाता? तो मद्रास की संधि से। हाँ, टाइम बचेगा। अब क्या ही टाइम, अब तो लगभग खत्म ही है हिस्ट्री, तो टाइम बचा के भी क्या करेंगे आफ्ताब जी। हाँ, दोनों लैंग्वेज तो अभी तक लिखते ही आए हैं, तो अब एक लैंग्वेज लिखे, दो लैंग्वेज लिखे तो क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, अभी तक तो पूरा दोनों ही लैंग्वेज में। हाँ, तो टेंशन ना ले। तो कौन सी हो जाएगा? पुरंदर की संधि अलग है। पुरंदर की संधि शिवाजी के बीच में होगी बेटा, ये तो दूसरा संधि है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। ये हो गया क्लियर सभी का कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हो गया। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, बस आपको याद रखना कौन सी संधि से कौन सा युद्ध खत्म हो रहा है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात करोगे तो 1780 से लेकर 1784 तक किसके किसके बीच में हो रहा है? 1780 से 1784 बिल्कुल सेम। हैदर अली वर्सेस ब्रिटिश। अब देखो, अंग्रेज बड़े बुद्धिमान थे। अंग्रेज बड़े बुद्धिमान थे। अंग्रेज क्या करते? तो ब्रिटिशर्स बहुत ही माइंडेड थे। दे आर वेरी माइंडेड, मतलब बहुत सारा बहुत माइंडेड थे। वो क्या करते? देखते कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, मतलब मराठा, निजाम, हैदराबाद आपस में, मतलब जो है मैसूर आपस में लड़ रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया?
दो लोगों की मदद ले ली, यानी किसकी, तो निजाम की और मराठों को, दोनों को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। पहले ये लोग निजाम का साथ दे रहे थे, अरे सॉरी हैदर अली का साथ दे रहे थे तो जीत रहे थे। अब अंग्रेज चालाकी से निजाम को और मराठा को, दोनों को कहा कि तुम लोगों को बहुत कुछ मिलेगा, हमारा साथ दीजिए। अब इन लोग क्या ही कर सकते थे भाई। ठीक, सब पढ़ेंगे, विजयनगर भी पढ़ेंगे, क्यों परेशान हो, भी खत्म थोड़ी हुआ साउथ इंडिया, पूरे हफ्ते साउथ इंडिया चलेगा। तो निजाम और मराठा सब पढ़ेंगे, कुछ नहीं बचेगा, चोल बचेगा, चोल पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, टेंशन मुक्त रहो। निजाम और मराठा का साथ देने लगे कौन, ब्रिटिश। और जब ब्रिटिश साथ देने लगे कहानी और बढ़ने लगी, और ऐसे लगा कि मामला खराब हो जाएगा, और हुआ भी। पोर्ट नोवा का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ पोर्ट नोवा। यानी कौन सा, पोर्ट नोवा का युद्ध। पोर्ट नोवा का युद्ध। और ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, तो हैदर अली के बीच में 1781 में, आयरकुट वर्सेस हैदर अली। विजेता कौन होगा, आयरकुट। और आयरकुट का साथ कौन कौन दे रहे थे, वो आयरकुट का साथ दे रहे थे कौन, मराठा और निजाम। मराठा और हैदराबाद का निजाम, ये दोनों मदद कर रहे थे और इसी का पूरा फायदा उठाते हैं। तो ये इसी का पूरा फायदा उठाते हैं। और अब जब अंग्रेजों का पलड़ा भारी हो रहा था, तो हैदर अली की सडनली क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कुछ समय के बाद हैदर अली की मृत्यु, कुछ समय बाद हैदर अली की मृत्यु, हैदर अली की मृत्यु हो गई। ठीक, अगला शासक टीपू सुल्तान बना। ठीक है बेटा, हैदर अली की जब मृत्यु हो गई तो अगला शासक कौन बन गया, टीपू सुल्तान। तो ये अंग्रेज था, आयरकुट अंग्रेज था बेटा, नाम से ही नहीं पता है, अंग्रेज। ठीक, हैदर अली को पराजित कर देता है। हैदर अली के बाद, मरने के बाद अगला शासक जो बन जाता है, हाँ मतलब वो इनके साथ होंगे, वो इन्हें लालच देगा कि भाई अगर हराओ तो मदद तो तुम करो तो सही, तुम्हें बहुत सारा मिलेगा, वैसे खुशी खुशी, इसीलिए इन दोनों को साथ कर दिया हमने, इनके बाद जोड़ दिया। तो टीपू सुल्तान शासक बना। टीपू सुल्तान आते एक संधि कर लेता है, जिसे कहते हैं कौन सा, तो मैंगलोर की संधि। मैंगलोर की संधि यानी कौन सा, तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ठीक, ये कब होगी, 1784 में। बिटवीन किसके किसके बीच, तो ब्रिटिश एंड टीपू सुल्तान, ब्रिटिश एंड टीपू सुल्तान के बीच में। और इसका रिजल्ट क्या होगा, एंड ऑफ द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। द्वितीय मैसूर युद्ध की क्या हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी। ठीक, हाँ अब इसको हम लोग यहीं पे रोकेंगे, बाकी पढ़ेंगे कौन सी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। जितना भी सवाल होगा अगले क्लास में पूछ लेना, जो भी सवाल आपके मन में होगा। और साउथ इंडिया का अगला पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आपका विजयनगर है और चोल वगैरह है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल।
तो मिलते हैं इस क्लास में, ठीक है।